हेलो गाइस, रिच माफिया चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक किंवदंती नहीं बल्कि एक हकीकत हो सकती है। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो आपके सबसे गहरे राजों को जानती है, आपकी हर फुसफुसाहट को सुनती है और आपकी हर सोच को पढ़ लेती है। ये कहानी है करण पिशाचिनी की। तो मेरी सलाह मानिए, अगर आपके दिल में कोई राज है, कोई ऐसा सच जिसे आप कभी किसी को बताना नहीं चाहते, तो इस कहानी को यहीं बंद कर दें। और अगर सुनने की हिम्मत कर ही रहे हैं तो हेडफोन लगा ले, कमरे की सारी बत्तियां बुझा दे और इस बात के लिए तैयार रहें कि इस कहानी के बाद आप अपने ही विचारों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। मेरा नाम समीर है और मैं एक लेखक हूं। मेरी कहानियां अक्सर उन विषयों पर आधारित होती हैं जो समाज के किनारे पर दबे रहते हैं। अंधविश्वास, ग्रामीण लोक कथाएं और वो डर जो सिर्फ फुसफुसाहटों में जिंदा रहता है। मेरी इसी खोज ने मुझे एक दिन करण पिशाचिनी के बारे में जानने पर मजबूर किया। करण पिशाचिनी एक ऐसी आत्मा जो भविष्य बता सकती है, लोगों के मन की बात जान सकती है और उनके सबसे छिपे हुए राजों को उजागर कर सकती है। लोग कहते हैं कि इसे जगाने के लिए भयानक तांत्रिक अनुष्ठान करने पड़ते हैं, और एक बार अगर ये आपकी जिंदगी में आ गई तो फिर कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। मैंने पहले इसे एक कहानी ही समझा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस पर रिसर्च की, मुझे कुछ ऐसी बातें मिली जिन्होंने मेरी नींद उड़ा दी। कई पुरानी पांडुलिपियों, ग्रामीण तांत्रिकों और यहाँ तक कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने भी इसका जिक्र किया था। एक ऐसी प्रेजेंस जो इंसान के अवचेतन मन से जुड़कर उसके राजों को बाहर निकालती है। मुझे लगा कि इस पर एक उपन्यास लिखूं। मैं एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में चला गया जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, ताकि मैं शांति से इस पर काम कर सकूं। मैंने एक पुराना सुनसान घर किराए पर लिया जो चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था। मेरी रिसर्च के दौरान मैंने करण पिशाचिनी को जगाने के कुछ तरीके भी पढ़े थे। उनमें से एक था रात को अकेले बैठकर लगातार एक ही मंत्र को दोहराना और अपने मन में उस आत्मा का आह्वान करना। लोग कहते हैं कि अगर वो आपकी बातों को सुन ले तो पहले कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और फिर वो आपको अपने होने का एहसास दिलाती है। मैंने सोचा कि ये सब सिर्फ मेरे उपन्यास के लिए एक एक्सपेरिमेंट होगा। मैं रात को 12 बजे अपने कमरे में बैठा, चारों तरफ मोमबत्तियां जलाईं और एक कागज पर उस मंत्र को लिखकर दोहराना शुरू किया। ओम। इसे मैंने करीब 1 घंटे तक दोहराया। कुछ नहीं हुआ। मैं थक गया और सो गया। अगली रात मैंने फिर वही किया और फिर अगली रात। करीब 1 हफ्ते तक ऐसा ही चला। मुझे लगा कि यह सब एक कल्पना है, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पहले तो ये छोटी छोटी बातें थीं। मेरे कमरे में रखी किताबें अपने आप खुल जाती थीं, बिल्कुल सही पन्ने पर जहां करण पिशाचिनी का जिक्र होता था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। उसकी सांस की आवाज मुझे अपने कानों में सुनाई देती, लेकिन पलटकर देखने पर कोई नहीं होता। मेरा अकेलापन अब किसी की मौजूदगी में बदल रहा था। एक रात मैं अपने लैपटॉप पर उपन्यास लिख रहा था। मैंने एक किरदार के मन में एक गहरा राज सोचा। उसने बचपन में अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक बुरा मजाक किया था, जिससे उस दोस्त की जान चली गई थी। मैंने ये राज अभी तक किसी को नहीं बताया था, न ही कभी इसे लिखा था। जैसे ही मैंने ये सोचा, अचानक मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर एक तेज चमक हुई और फिर स्क्रीन पर मेरा ही लिखा हुआ वाक्य आ गया। मैंने अपने दोस्त की जान ले ली थी। मेरा खून जम गया। ये वाक्य मैंने अभी तक टाइप नहीं किया था, ये सिर्फ मेरे दिमाग में था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने लैपटॉप बंद किया और डर के मारे कोने में बैठ गया। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। रातें अब मेरी दुश्मन बन चुकी थीं। मैं सोने की कोशिश करता, लेकिन मुझे अपने कान में लगातार फुसफुसाहटें सुनाई देती। वो मेरी अपनी आवाज़ थी जो मेरे ही विचारों को दोहरा रही थी। मेरे बचपन के डर, मेरी अनकही इच्छाएं, मेरे सबसे छिपे हुए पाप, वो सब मेरे कान में दोहराए जा रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर झांका। घना जंगल और भी डरावना लग रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई बाहर पेड़ पर खड़ा मुझे घूर रहा है। एक औरत की काली परछाई जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। एक रात
मुझे अपने लिखे हुए उपन्यास के कुछ पन्ने मेरे बिस्तर के पास ज़मीन पर बिखरे मिले। जब मैंने उन्हें उठाया तो मैंने देखा कि उनमें कुछ हाथ से लिखा हुआ था। ये मेरे उपन्यास के कुछ राज थे जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताए थे और ना ही कहीं लिखे थे, ये सिर्फ मेरे दिमाग में थे। मुझे अब यकीन हो चुका था कि करण पिशाचनी मेरे साथ थी, वो मेरे दिमाग में घुस चुकी थी। मैंने फैसला किया कि मुझे इसे रोकना होगा। मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ा था कि करण पिशाचनी को भगाने का कोई सीधा तरीका नहीं है। वो एक बार आ जाए तो फिर कभी नहीं जाती, लेकिन उसे कमज़ोर किया जा सकता है अगर आप अपने मन को शांत रखें और अपने विचारों पर काबू पाना सीख लें। यह आसान नहीं था। मेरे दिमाग में लगातार शोर मच रहा था। वो मेरे राजों को इस तरह से सुनाती थी जैसे मैं उन्हें खुद अपने कानों से सुन रहा हूं। मैं बाथरूम में जाता तो मुझे मेरी अपनी परछाई हंसती हुई दिखती। मैं खाना खाने बैठता तो मुझे लगता कोई मेरे बगल में बैठकर मेरा ही खाना खा रहा है। मैं गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास गया। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। उसने कहा, बेटा, तुमने एक ऐसी आत्मा को जगा दिया है जो तुम्हारे करण में प्रवेश कर चुकी है। करण का मतलब है तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन। वो तुम्हारे सबसे गहरे राजों को इसलिए जानती है क्योंकि वो अब तुम बन चुकी है। तांत्रिक ने आगे कहा, उसे भगाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उसे शांत किया जा सकता है। तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण पाना होगा। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। अगर तुम्हारे मन में कोई पाप है, कोई झूठ है, कोई डर है, तो वो उसे अपनी ताकत बनाएगी। तुम्हें अपने हर राज से खुद को मुक्त करना होगा। लेकिन मैं अपने राजों को कैसे उजागर करूं? मैं उन्हें किसी को बता नहीं सकता। मैंने पूछा। तांत्रिक ने कहा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें लिखो, उन्हें स्वीकार करो, उन्हें आज़ाद करो। और सबसे ज़रूरी बात, उससे बात करना बंद कर दो। वो तुम्हारे विचारों के जरिए तुमसे बात करती है। अगर तुम उसे जवाब देना बंद कर दोगे तो वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगी। मैं वापस अपने घर लौटा। अब मेरी लड़ाई उस आत्मा से नहीं, बल्कि अपने ही मन से थी। मैं हर दिन एक डायरी लिखता था। उसमें मैंने अपने सारे राज लिखे। वो दोस्त की घटना, मेरे बचपन के डर, मेरे अधूरे सपने। मैं हर उस चीज़ को लिखता था जो करण पिशाचनी मेरे कान में फुसफुसाती थी। ये एक भयानक अनुभव था। हर रात मुझे लगता था कि वो परछाई मेरे बिस्तर के पास खड़ी है। वो मेरे लिखे हुए राजों पर हंसती थी। वो मुझे डराती थी। लेकिन मैं लिखता रहा। मैं उसे जवाब नहीं देता था। एक रात जब मैं अपनी डायरी का आखिरी पन्ना लिख रहा था, अचानक मेरे कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मुझे अपने बिस्तर के कोने में किसी के बैठने का एहसास हुआ। एक ठंडी सर्द हवा मेरे कानों को छू गई और फिर मेरे कान में वो फुसफुसाहट आई, तुमने मुझे हरा दिया। वो आवाज़ अब गुस्से वाली नहीं थी, वो उदास थी। तुमने अपने राजों को आज़ाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब तुम मुझे सुन नहीं पाओगे। और फिर एक तेज ठंडक मेरे शरीर से गुजरी और उसके बाद सन्नाटा। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई। मेरे दिमाग में वो शोर नहीं था। मैं बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि करण पिशाचिनी जा चुकी है, लेकिन मैंने अपने होने पर विश्वास नहीं किया। मैंने उस घर को छोड़ दिया और वापस दिल्ली आ गया। मैंने अपना उपन्यास भी पूरा किया, लेकिन करण पिशाचिनी ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं हर छोटी से छोटी बात पर अपने विचारों को जांचता हूं। मैं अपने मन में कोई भी कड़वाहट या डर नहीं रहने देता। मैं जानता हूं कि वो जा चुकी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर मेरे मन में कोई भी राज, कोई भी झूठ, कोई भी डर पनपा तो वो वापस आ सकती है। आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूं तो मुझे कभी कभी अपने कान में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो मेरी अपनी आवाज़ होती है जो मुझे याद दिलाती है, तुम्हारे राज वो तुम्हें कमज़ोर करते हैं। और मैं जानता हूं कि करण पिशाचिनी शायद कभी पूरी तरह से नहीं जाती। वो बस उस मौके का इंतज़ार करती है जब हम फिर से अपने ही विचारों के जाल में फंस जाएं।